अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम नसीम आज़ाद विद माय यूट्यूब चैनल सीमी एजुकेशन विद सीमी। Starting from lesson 1, the introduction, definition and value of research. What is the research? First of all, you should know. The research क्या चीज़ है कि जो स्टडी या किसी चीज़ पर अगर आप एक सर्च आउट कर चुके हैं या फिर कोई पास्ट स्टडी हो चुकी है, कोई रिसर्च वर्क हो चुका है, आप उसी पर एक थ्योरी बिल्डअप करें, आप उसी को फर्दर एक्सप्लोर करें, दैट इज़ द रिसर्च। उसके अलावा आप रिसर्च इस तरह से कह सकते हैं कि आप कोई नोवेल आइडिया जनरेट करें या फिर कोई पास्ट रिसर्च हो गई या अगर उसमें कोई रिसर्च गैप था, आप उसको फुलफिल करने के लिए फर्दर उसको इलैबोरेट करते हैं, दैट इज़ द रिसर्च। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है सोशल रिसर्च। सोशल का वर्ड होता है मुआशरा, कि आप मुआशरे की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। तो मुआशरे की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो सर्च आउट करेंगे, दैट इज़ द सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च कैन बी, और ये किस लिए यूज़ की जा सकती है? टू रेज़ द चिल्ड्रन, रिड्यूस क्राइम्स, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, सेल प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव, और ये मार्केटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्राइवेट बिज़नेस में यूज़ की जाती है रिसर्च वर्क, इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी और जस्ट अंडरस्टैंड वर्क्स लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के अक्सर देखा होगा घरों में आकर जो कोई न्यू प्रोडक्ट जब कोई भी कंपनी बनाती है तो आपको डिस्काउंट पर दे रही होती है। वो जस्ट एक तो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन वो कर रहे होते हैं, सेकंड उसके बाद ना सब में वो फीडबैक और फॉर्मा देते हैं कि आप कितना सैटिस्फाई हैं उनके प्रोडक्ट से। तो एक्चुअली रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट कितनी एप्लीकेबल होगी, कितनी इम्प्लीमेंट होगी, कितनी जो कंज्यूमर है उसको कंज़्यूम करना पसंद करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन द सोशल रिसर्च। इसके बाद आपकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पर कि सपोज़ मैनेजर है रेस्टोरेंट का, और वो देख रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनका टर्नओवर रेट, कि कस्टमर जो है ना उसकी रेस्टोरेंट पर कम आ रहे हैं और डिक्लाइन इन, अब वो इस पर क्या रिसर्च वो करेगा कि इसके क्या-क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर उनको ट्रीट किया जाए तो ये फर्दर जो कंज्यूमर टर्नओवर रेट है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है और उसकी जो रेस्टोरेंट की अर्निंग है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। तो इस पर रिसर्च वर्क करेगा। अब उसके लिए प्रॉब्लम, इसमें जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है? हाई टर्नओवर है कस्टमर्स का और डिक्लाइन इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एट द रेस्टोरेंट हैज़ टू बी रिसर्च। इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। देन हियर इज़ द डेफिनिशन ऑफ रिसर्च: अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी, ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है हुज़ ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्रॉब्लम्स, जिसका मेन पर्पस है कि प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्मेशन देना या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज़ अ वन वे टू एक्सप्लेन रिसर्च। Then what is the research? The blue highlighted one is the definition. Research is simply the process of finding solution to a problem. किसी भी problem का solution find करना is the research. After thorough study, this is the word thorough, not through. Thorough study and analysis of the situational factors. इट इज़ गैदरिंग, और इसमें आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देयर बाय हेल्प इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड फाइनली आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब जनरली में क्या रिसर्च का कि इट हैज़ सम टू डू, जब हम सपोज वैसे अगर रिसर्च का वर्ड आ जाए हमारे माइंड में आता है कोई लैब होगी, उसमें कोई रिसर्च वर्क होगा, कोई ड्रग रिलेटेड या इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट वर्क होगा। Anyhow, research is this one, the highlighted blue one is the definition. Then what is the value of research? Research की वैल्यू क्या है? नंबर वन, सबसे पहले तो ये कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट करना होता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल सिचुएशन, और दिस में रेफर टू सिंपली अ क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर। कोई भी अनडिजायरेबल सिचुएशन हो सकती है या फिर सिंपल क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर हो सकती है, जो उसके माइंड को इरिटेट कर रही होगी, एजिटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बीएससी की स्टूडेंट्स हैं और वो 67% फेल हुए हैं। अब अगर हम अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसके फाइंड आउट करने, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके कॉजेज़ का पता होना चाहिए। कॉजेज़ के लिए हम डिफरेंट फैक्टर देख सकते हैं, हम सिलेबस देख सकते हैं, करिकुलम, स्टूडेंट का अपना कैलिबर चेक कर सकते हैं और टीचर्स का वे ऑफ टीचिंग चेक कर सकते हैं या फिर टीचर क्वालिफिकेशन वगैरह चेक की जा सकती है। तो दीज़ ऑल और कैन बी द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ स्टूडेंट फेलियर्स। तो अब आप इन पॉजिटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई जब करेंगे, फिर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे व्हिच वन इज़ द व्हिच वन इज़ द हाईली प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्ट व्हिच वन इज़ द हाई प्रेडिक्टर ऑफ द स्टूडेंट फेलियर। फिर आप उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ रिसर्च।
देन द नेक्स्ट अगेन यहाँ पर ये भी एग्जांपल दी है कि अगर आप स्टूडेंट के कैलिबर सपोज चेक करें या फिर आपको ऐसे मिल रहा है कि गर्ल्स ज़्यादा टॉप पोजीशन गेन कर रही हैं जबकि बॉयज़ की कम पोजीशन है, तो उसमें भी आप डिफरेंट फीडबैक परफॉर्मा या फिर कोई पजल वगैरह देकर इसे असेस कर सकते हैं कि क्या-क्या रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप पोजीशन गेन कर रहे हैं और कुछ लोअर पोजीशन पर हैं। द रिसर्चर ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ देयर फाइंडिंग्स फॉर जनरेटिंग थ्योरी। और ये जो फाइंडिंग्स आती हैं आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, इससे आप एक थ्योरी जनरेट करते हैं, आप एक रिपोर्ट उस पर पूरी लिख सकते हैं एंड मॉडल्स। और ये मैक्रो लेवल, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी ये मैक्रो और सोसाइटल लेवल दोनों लेवल पर हो सकती है। देन हियर इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड। एक तरतीबशुदा होती है, सिस्टमैटिक सिस्टम बेस पर होती है या एक सीक्वेंस में होती है, डाटा बेस्ड, क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, सिस्टम साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग। और इसका पर्पस मेन क्या होता है? टू फाइंडिंग आंसर और टू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू इट। Then value of research for policymakers, अब policymakers, business managers, other stakeholders, अब उनके बिजनेस में अगर कोई एरर आ रहा है वो उस पर भी सर्च आउट करके या फिर अच्छे एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिसर्च को यूज किया जा सकता है कि अगर डिक्लाइन आ रहा है उनके बिजनेस में वो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उनकी बेसिस पर वो अपने जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उसकी डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 4 स्टेजेस पर इन्वॉल्व है। नंबर 1 सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि उसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, फिर असेस करना है प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटीज को, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम, देन हमने उसके लिए कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे द कोर्स ऑफ एक्शन। हम कोई ना कोई उस पे कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट जब हम कर रहे हैं, तो अब हम उसकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इवैल्यूएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। दिस वाज़ ऑल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दीज़ 4 strategies are applied. Identifying problem and solution to the same problem is in fact applying the research findings to overcome undesirable situation. देन रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग मेथोडोलॉजीज। अब रिसर्च मेथोडोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की मेथोडोलॉजीज होती हैं, इस पर मैं इंशाल्लाह अलग एक लेक्चर बनाऊंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। वैसे मैंने आपको एसपीएसएस का सॉरी एक सिनॉप्सिस राइटिंग का दिया हुआ है लेक्चर, उसमें भी जिसका लिंक ऊपर मेंशन है वीडियो के, और उसके लास्ट में भी मेंशन है, नीचे कमेंट में भी मेंशन है। आप उसको फॉलो करके रिसर्च मेथोडोलॉजी को गो थ्रू कर सकते हैं। वो बहुत बेसिक सा लेक्चर है। देन फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेकिंग ऑफ ऑफ एक ये जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आपके घर के बाहर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ रहे हैं, वो पहले उस पर एक पायलट स्टडी कर सकते हैं या फिर उस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए वो ये कर रहे होते हैं। दिस एग्जांपल इज मोर और लेस लाइक दैट। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एनी हाउ आप अपने से भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन वी आर सराउंडेड बाय रिसर्च फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल वर्क, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू फाइंडिंग, द प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजर। अब आपके बिजनेस में किसी भी आप मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल फील्ड में आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस देखने को मिलेंगी। सो वी ऑल आर अराउंडेड बाय द रिसर्च। नेक्स्ट है लेसन 2, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्पेशल फीचर्स। साइंटिफिक मेथड क्या है और इसके हम फीचर्स क्या पढ़ेंगे। रिसर्च प्रोड्यूसेस नॉलेज व्हिच कुड बी। अब रिसर्च ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करती है, नंबर 1 जो सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए यूज होगी। सेकंड, इस रिसर्च से हम यूनिवर्सल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और लॉज जनरेट कर सकते हैं। These two are the main purpose of the research. देन साइंस, जब भी हम हमारे माइंड में साइंस का वर्ड आता है, हम हमारे जो फोकस होता है वो टेस्ट ट्यूब या फिर कोई कंप्यूटर, कोई रॉकेट, कोई स्पेस या इस तरह की चीजें हमारे माइंड में आ रही होती हैं, सर्कुलेट करती हैं। तो एनी हाउ सम अदर साइंसेज इन्वॉल्व। अब कुछ में एक साइंस होती है सॉफ्ट साइंस, ठीक है, सॉफ्ट साइंसेज। तो वो कौन सी होती हैं? द साइंसेज विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पीपल, जो पीपल की स्टडी की जाती है, उनके बिलीफ, उनके बिहेवियर, इंटरेक्शन, एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशंस, इनको स्टडी किया जाता है। ऐसी साइंसेस को कहते हैं सॉफ्ट साइंसेस।
Then moving towards this definition of science, साइंस क्या है? साइंस इज अ मेथड, अ प्रोसीजर टू प्रोड्यूस नॉलेज। एक मेथड है, एक प्रोसीजर है नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो नॉलेज प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? डिस्कवरिंग यूनिवर्सैलिटीज, प्रिंसिपल्स, लॉज, थेरीज, इस तरह की चीजें हम इसमें डिस्कवर करते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और प्रोसेस कौन सा यूज होता है? ऑब्जर्वेशन और री ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके अगेन उसको ऑब्जर्व करना। फिर ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट स्टेप। ऑब्जर्वेशन किससे? आपके जो 5 सेंसेस हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, आप इन 5 सेंसेस से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। और अगर आपने एक फिनोमेना को, एक प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है, आप दोबारा से उसको गो थ्रू करते हैं, दोबारा से उसको रिपीट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द री ऑब्जर्वेशन which is here. By repeating the observation, the researcher want to definite and positive about their finding. अगर आप री ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उस पर डेफिनेट होना चाह रहे हैं, आप उस पर पॉजिटिव फाइंडिंग उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे रिसर्चर को हम कहते हैं हु इज डेफिनेट एंड पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिविस्ट रिसर्चर। Then results क्या है? Results are the organized, systematized and made part of the existing body of knowledge. कि जो existing knowledge आपके पास है, उसकी organized या systematized form is the result. And this is how the knowledge grows. All this procedure for the creation of knowledge is called a scientific method. और इस तरह के जो systematized या organized knowledge को generate करने के लिए procedure use किया जाता है, दैट होल प्रोसीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। और जो ऐसा नॉलेज कॉन्सिक्वेंट, जो नॉलेज हमारे पास नतीजतन जो हमारे पास नॉलेज आता है, दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज। देन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक मेथड की? द नंबर वन, इंपेरिकल। इंपेरिकल मीन्स साइंटिफिक मेथड वो प्रोसीजर है जो हम अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल होना चाहिए साइंटिफिक मेथड, बेसिकली ऑब्जर्वेबल होता है। हम अपने 5 सेंसेस यूज करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटीट्यूड्स, वैल्यूज या मोटिवेशन, एस्पिरेशंस देखें, तो अब ये हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, हम इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब जो साइंटिफिक मेथड है वो रियलिटीज पर बेस करता है, जो डायरेक्ट हमें नजर आ सकता है, दैट इज द एम्पिरिकल नेचर ऑफ द एम्पिरिकल फीचर ऑफ द साइंटिफिक मेथड। देन वेरीफाइबल। द साइंटिफिक मेथड शुड बी वेरीफाइबल, यानी कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ऑलरेडी एक अगर रिसर्च वर्क हो गया है, आप उसी को वेरीफाई करने के लिए उस पर अगेन रिसर्च करें और आपके पास सेम वही रिजल्ट्स आ रहे हो, तो या फिर मे बी चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आप साइंटिफिक मेथड को वेरीफाई कर सकते हो, आप उसको रिपीट कर सकते हो। और एप्लीकेबिलिटी अगर होती है, इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर आपके रिजल्ट में रेप्लिकेबिलिटी, रिपीट हो रहे हैं आपके रिजल्ट के, जैसे पास्ट रिसर्च में थे वैसे ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं, इट मीन्स आपका आपकी स्टडी बहुत अच्छी है। और इसके रेप्लिकेबिलिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि इससे आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ फॉर दिस। देन द नेक्स्ट वन इज द कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब है री इन्वेंट द व्हील, कि आपके पास जो पास्ट स्टडी हो गई है या पास्ट रिसर्च हो गया है, लिटरेचर में कोई रिसर्च वर्क हो गया है, आप उसको ऑर्गेनाइज करें, उस पर वर्कआउट करें। तो दैट इज अ कम्युलेटिव। कि साइंटिफिक मेथड ऐसा होना चाहिए कि आप उस पर फर्दर नॉलेज बिल्ड ऑन कर सकते हो, आप वो प्रोडक्टिव इन नेचर होता हो, आप उसको लेकर मजीद रिसर्च वर्क कर सकते हैं। देन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का वर्ड डिटर्मिन से निकला है कि आप जैसे कोई कॉजेटिव फैक्टर, कोई भी डिजीज है उसका कोई कॉज होगा, उसकी वजह होगी, तो साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन डिटर्मिन द कॉजेटिव फैक्टर्स, कि कोई भी एविडेंट है उसका जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो साइंटिफिक मेथड इस पर बेस करता है, इज बेस्ड ऑन द assumption that all events have antecedent causes that are subject to identification and logical understanding। जिस तरह पहले एग्जांपल देती कि बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो रहे हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, तो दिस इज, अब उस पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं या होल प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें आपने पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट किए। सो द साइंटिफिक मेथड इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। देन एथिकल एंड लॉजिकल न्यूट्रलिटी। अब बहुत से लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं। सपोज बिलीफ है कि जी छत पर कौवा बैठ जाए तो मेहमान आएगा। तो अब ये साइंटिफिक मेथड इस पर बिलीव नहीं करते, बल्कि साइंटिफिक मेथड लॉजिकल इवेंट पर बिलीव करते हैं कि आप उसकी मेन रीजन बताएं, लॉजिकली बताएं, रैशनली बताएं, आप उसकी साइंटिफिक रीजन दें। अब सिर्फ कहीं सुनी अनसुनी बातों पर यकीन नहीं करती साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड इज एथिकल एंड लॉजिकल न्यूट्रलिटी होती है इसकी। देन
here is the example. For instance, we've had a hypothesis that stated that greater participation, अगर हमारे पास hypothesis है कि participation decision making में अगर ज़्यादा participate करेंगे employees, तो organizational commitment increase होगी। और this was not supported by that it makes no sense। अगर आप इसको statistically या scientifically prove नहीं करते तो इसका कोई sense नहीं बनेगी। आप direct कहीं बात पर नहीं कर सकते कि इससे organizational commitment increase होती है। आप इसके लिए आपको इसके लिए data collect करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके जो रिजल्ट्स आएँगे, आप उसकी बेस पर कहेंगे ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड फैक्ट है कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो रिसर्चर्स आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज, रिलीजियस एफिलिएशन। बहुत से रिसर्चर्स ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, रिलीजियस एफिलिएशंस होती हैं, कोई कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब अफेक्ट कर सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स को कि अगर वो अपने ही बिलीव पर माइंडसेट रखते हैं, तो फिर या फिर वो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो आप उसको प्रेफर करते हैं, तो आपके रिजल्ट फाइंडिंग चेंज हो सकते हैं, वो इतने वैलिड नहीं आएंगे। देन स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, साइंटिफिक मेथड जनरलाइजेबल होते हैं कि आप के पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपने एक स्मॉल सैंपल पर रिसर्च वर्क किया है। अब वो आप जो स्मॉल सैंपल है वो आप ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक मेथड है स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, कि आप इस पर स्टैट्स अप्लाई करते हैं। तो स्टैट्स क्या चीज़ है? इज़ अ डिवाइस फॉर कंपेयरिंग व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज़ लॉजिकली एक्सपेक्टेड, कि आपने ऑब्जर्व क्या किया और लॉजिकली एक्चुअली प्रेज़ेंट क्या है, एक्सपेक्ट क्या क्या किया जा सकता है। सपोज़ अगर वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आपने चावल पकाने हैं, आप उसमें से थोड़ा-सा न जो पानी है उसका लेकर उसमें साल्ट टेस्ट कर लेते हैं कि साल्ट पूरा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे का पूरा वो जो देचका है उसको जो है खाकर चेक करेंगे। बल्कि आपने इसमें से थोड़ा सैंपल लिया, आपने बाकी सारे पर उसको जनरलाइज़ कर लिया। दिस इज़ द जनरलाइज़ेशन। देन रैशनलिज़्म, कि साइंटिफिक मेथड रैशनलाइज़ होता है। ये लॉजिकल रीज़न या साइंटिफिक रीज़न पर बिलीव करता है। तो इसमें जो लॉजिक्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, द डिडक्टिव लॉजिक एंड द इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव लॉजिक फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फॉर एग्जांपल डिडक्टिव लॉजिक की एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं। ये एक जनरल बात की है, मैंने तमाम परिंदों की बात की है। अब मैं इसे स्पेसिफिकली होने लगी हूँ, स्पेसिफिक की तरफ जा रही हूँ कि स्पैरो के विंग्स है, इसका मतलब है स्पैरो परिंदा है। तो अब मैंने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आई, दिस इज द डिडक्टिव लॉजिक। एंड द इंडक्टिव लॉजिक स्पेसिफिक टू जनरल होती है कि अगर मैं बात करूँ कि स्पैरो के विंग्स हैं और स्पैरो एक बर्ड है। अब ये स्पेसिफिक बात है कि एक मैंने इंडिविजुअल की बात की, अब मैं तमाम जनरलाइज करने लगी हूँ, इसको पॉपुलेशन पर अप्लाई करने लगी हूँ। इसका मतलब है कि वो तमाम जानवर जिनके पर हैं वो तमाम परिंदे होते हैं, दे ऑल आर द बर्ड्स। तो अब मैंने जनरल बात की है, दिस इज द इंडक्टिव लॉजिक फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। आपकी बुक में ये मैन इज अ मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, के तमाम इंसान फनी है। तो मैं इंसान जो महमूद है वो फ़नी है, तो इसका मतलब है महमूद इंसान है और महमूद फ़नी है। ये जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव लॉजिक की रीज़न है। सिमिलरली अगर बात की जाए कि महमूद फ़नी है और वो एक आदमी है, इंसान है, तो इट मीन्स तमाम इंसान फ़नी है। तो इस स्पेसिफिक टू जनरल की बात जा रही है, दिस इज़ द इंडक्टिव लॉजिक। देन देयर आर 2 पावर बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की 2 पावर बेसिस है, एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म में आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। रैशनलिज्म में आप उसकी लॉजिकल रीज़निंग फाइंड आउट करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा द साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, द फिजिकल और नेचुरल साइंस। फिजिकल या नेचुरल साइंस होती है और सेकंड इसकी क्या डिवीजन है, सोशल साइंस। So these are the 2 categories of the science. This was all for today. These are the 2 lectures. मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।